हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सएलएन। तो दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जिसमें हम आपको 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आप अपनी नीट एग्ज़ाम तो है अपनी, वो तो मेन है टारगेट, साथ साथ आप अपनी सीबीएसई या फिर आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में कर सकते हो। अपन कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। और सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, अपन दो मेथड से पढ़ाने वाले हैं। पहला जो मेथड होगा वो होगा जो शॉर्ट नोट्स होंगे उससे होगा। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी एक बार ज़रूर लगवाएंगे, ठीक है। तो अपन नोट्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगवा देंगे, और उसके बाद में जो पीवाईक्यूज़ हैं वो, और जो भी मैं नोट्स बताऊंगा उसकी पीडीएफ आपको हमारा जो चैनल, जो टेलीग्राम का चैनल है एक्सएलएन, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में आपको पीवाईक्यू भी सोल्व करने हैं, और जो जैसा मैं बताऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रजापति और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सएलएन पे। तो चलिए, सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ये वाला, नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप कहोगे कि सर ये तो 12th का चैप्टर है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेशक अगर आप फ्रेशर हो तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ वैसे वैसे करते जाइए। यानी कि आप 11th क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो मैं आपके लिए जो दूसरे टॉपिक स्टार्ट करूँगा आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th में हो या फिर रिपीटर हो या आपने ड्रॉप लिया हुआ है, तो आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो मेन, जो हार्डली या जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर हैं वो यही हैं। जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, या फिर अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। ये जो कुछ चैप्टर हैं, यानी कि जो 12th के जो चैप्टर हैं उनसे क्या ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो अपन उन्हीं को, और थोड़े लंबे टॉपिक भी हैं, तो सबसे पहले अपन इनको कवर करेंगे, उसके बाद में अपन 11th, यानी कि पहले अपन 12th को लेंगे, उसके बाद में अपन 11th को लेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि आप देख सकते हो, हर साल इसमें नीट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी लंबा भी है, और कहे तो थोड़ा हार्ड भी है अगर जिनको जेनेटिक्स कम अच्छी लगती है तो। बाकी तो चैप्टर तो सभी जी हैं, आपको थोड़ा सा तरीके से समझना है इनको। तो इनमें से कुछ हेडिंग्स मैंने थोड़ा सीक्वेंस से किया है। जैसे सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा बेसिक, उसके बाद में हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद में डीएनए एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद में हो जाएगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए या फिर डीएनए की पैकेजिंग। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उस हिसाब से मैनेज कर लेना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाला टर्म को इस्तेमाल कर लेना, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले टर्म का इस्तेमाल कर लेना। पाँचवा जो है वो है डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। उसके बाद में छठा जो है वो है डीएनए वर्सेस आरएनए। सातवां जो है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण। उसके बाद में आठवां जो है वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें अपन हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग होगी अपनी होगी ट्रांसलेशन, जिसमें अपन अनुवादन हिंदी में बोलते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियम, जिसमें आप लैकोपेरोन को मेनली पढ़ोगे। अगली जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी म्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार इसमें, हर बार तो आता नहीं है, लेकिन 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाता है। उसके बाद में होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। हर बार टारगेट होता है ये कहीं ना कहीं, किसी भी एग्जाम में, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं इससे हर बार, ठीक है। उसके बाद में होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और लास्ट में अपन करेंगे पीवाईक्यू, जो भी कितने क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स की। दोस्तों पहले बता दूं, बेसिक वाला जो पोर्शन होता है वो आपको 11th में बायोमोलिक्यूल में करवा दिया गया होता है, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि
जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा कमज़ोर है वो वापस से इसको कवर कर ले। ठीक है, तो थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक, सबसे पहले तो अपने को ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए को सबसे पहले पढ़ने के लिए अपने को उनको सेपरेट तो करना पड़ेगा ना। मतलब क्या है, अपने को उसको निकालना तो पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को अपन कैसे निकाल सकते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। लेकिन यहाँ पे केवल इस एक प्रोसेस, केवल एक जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं की गई है, यहाँ पे लगभग 5-6 बायोमोलिक्यूल्स की बात की गई है। सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पे लिविंग पत्ती ले ली। अब ये आप लिविंग सेल लिया है, जैसे पत्ती में क्या होता है, लिविंग सेल ये होती है प्लांट सेल। इसकी जगह आप अगर एनिमल सेल की बात करो तो आप लीवर की सेल या फिर यकृत की कोशिका भी ले सकती है। उनको क्या करना, आपको ऐसे उखल मुसल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पीस लेना है, क्या डाल के, ट्राईक्लोरिक एसिटिक एसिड डाल के, इसको TCA बोलते हैं, ट्राईक्लोरिक एसिटिक एसिड डाल के इसको पीस लेना है इसकी सहायता से। अब पीसने के बाद में आपके पास में क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट को आपको क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद में दो चीज़ें मिलते हैं, एक तो जो छन गया यहाँ पे, और एक जो नहीं छना यहाँ पे। जो छना हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हो आप छनित या अम्ल विलय या फिर सूक्ष्म अणु यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल। और जो यहाँ पे इसमें बच गया ये वाला, उसको आप क्या बोलते हो, अछनित या फिर अम्ल अविलय या फिर वृद्ध अणु या फिर मैक्रोमोलिक्यूल आप उसको बोलते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, जो छनित पार्ट होता है ना, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। कितना कम होता है, 1000 डाल्टन से लेस देन होता है। और जो अछनित होगा, अछनित कौन सा होता है, जो पार्टिकल ज़्यादा मोटे होते हैं, सीधी सी बात है, तो उनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, अब देखो छनित वाले पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। एक तो आपको मिलता है मोनोसेकेराइड, एक मिलता है आपको न्यूक्लियोटाइड, एक मिलता है देखने को आपको अमीनो एसिड, और एक मिलता है आपको फैटी एसिड। ठीक है, ऐसे ही जो अछनित वाला पार्ट होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं पॉलीसेकेराइड, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा प्रोटीन, और चौथा होता है लिपिड। यानी कि ये तो हैं बड़े मोलिक्यूल और ये हैं इनके छोटे मोलिक्यूल, या फिर कह सकते हो इनके यूनिट, यानी कि ये मिलके ये बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बड़े मोलिक्यूल हो गए, ये छोटे मोलिक्यूल हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपन ने पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड, ये तीन जो मोलिक्यूल हैं, कौन कौन से, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन, ये अपन ने 11th क्लास में बायो मोलिक्यूल में पढ़ लिए हैं। जिन बच्चों का 11th है उनको मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन कोर्स तो पूरा ही करवाएंगे अपन, चूँकि अपन पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको एक बार थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, बच गया कौन सा, बच गया आपका न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को ही अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड तो क्या हो गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये बनता किससे है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, या फिर नाइट्रोजन बेस जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये इस न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ये तो इसका बड़ा पार्टिकल हो गया, ये इसकी यूनिट्स हो गई, ऐसे समझ लो आप। जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा पार्ट हो गया, इसको बोला मैंने क्या, न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्ट होंगे। इन छोटे छोटे पार्टों को जिनसे ये मिलके बनाए, इनको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हो आप इनको, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हो। अपन इसी का अध्ययन करेंगे, तो मैंने ये सेपरेट कर लिया, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स, इसी को अपन अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे जो ये लिपिड वाला है ना बेटा, ये लिपिड क्या होता है, एक वृद्ध अणु नहीं होता है, क्या होता है, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल। तो सर फिर आपने इसको मैक्रोमोलिक्यूल के साथ में क्यों रखा है, देखो बेटा, लिपिड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, ऐसे ड्रॉप के रूप में होता है वो, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में बना होता है वो। लेकिन ये ड्रॉप की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपस में आप मिलके एक समूह बना लेती है। अब चूँकि झुंड बन गया तो झुंड बन गया, तो इससे छन नहीं पाएगा ये, और छन नहीं पाएगा तो ये किसके अंदर पाया जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर पाया जाएगा। जबकि ये होता क्या है, ये होता है माइक्रोमोलिक्यूल। इतना समझ में आ गया, चलो फिर आगे। अब अपन बात करते हैं, जो दूसरा हेडिंग है वो है न्यूक्लिक एसिड। यही लिया था अपन ने बड़ा, मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मैस्चर ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मैस्चर ने। अब देखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या कहा, बड़ा पार्टिकल होता है, इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट होती हैं। तो ये तो हो गया बड़ा पार्टिकल, और ये हो गई इसकी यूनिट, पॉलीमर, या क्या हो गया, यूनिट से मिलकर।
कई सारी यूनिट मिलकर बनाती हैं इसको। तो ये इसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई यूनिट, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो बेटा ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मैं इसको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना बेटा, ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो फॉस्फेट, एक हो गया पेंटोस शुगर, एक हो गया नाइट्रोजन बेस। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो फॉस्फेट, एक हो गया आपका पेंटोस शुगर और एक हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फेट कौन सा होता है बेटा। फॉस्फेट होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे। फॉस्फेट कौन सा होता है, H3PO4। आई होप आपको दिख रहा होगा, H3PO4। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे ऐसे कुछ बनती है। 3 इसमें OH होते हैं जो सिंगल बॉन्ड द्वारा फॉस्फेट से जुड़े होते हैं, और एक ऑक्सीजन होता है। अपने को पता है ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर बेटा 2 टाइप की होती है, एक तो राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। 2 टाइप की होते हैं, एक तो होती है कौन सी, राइबोस शुगर, और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब देखो बेटा जो राइबोस शुगर होती है ना, कौन सी, राइबोस शुगर होती है ना, उसको कैसे बनाते हैं अपन, एक 5 कार्बन का सर्कल होता है जिसको आप क्या बोलते हो, राइबोस शुगर। कैसे बनती है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ये 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में भी इसकी स्ट्रक्चर आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि याद तो करनी है ऑलमोस्ट, क्योंकि कई बार पूछ लेता आपसे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 राइबोस शुगर हो गई। ऐसे ही देखो जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है ना, इसमें देखो राइबोस शुगर, ये भी है राइबोस शुगर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोस शुगर, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया। डी का मतलब डिक्रीज, मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया। वो ऑक्सीजन कहाँ से कम हुआ है, ये जो आपको दूसरे नंबर का कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इनमें ये अंतर क्यों होता है, इसको बोला मैंने राइबोस शुगर। तो देखो बेटा राइबोस शुगर किस में पाई जाती है, आरएनए में। याद रखना इसका भी आर है, इसका भी आर है। ऐसे ही जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है वो किस में पाई जाती है, डीएनए में। इसका भी डी और इसका भी डी, इससे याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो इसका तीसरा कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस। शॉर्ट में मैंने एन भी लिखा है, मतलब नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो 2 वलय से मिलकर बना होता है। कितनी वलय से, 2 वलय से। इसका नाम छोटा है लेकिन इसमें वलय ज़्यादा है, इसका नाम बड़ा है वलय कम है, ऐसे याद रखना। प्यूरिन होता है 2 वलय से मिलकर बना होता है, एक तो इमिडेजोल वलय, एक पिरिमिडिन वलय। 2 टाइप की वलय होती हैं। आप पढ़ोगे कहाँ पे, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल आपको याद करना ये चीज़। अब देखो बेटा जो प्यूरिन होता है वो 2 टाइप के होते हैं इसमें, एक तो होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को आप ए से डिनोट करते हो और ग्वानिन को आप जी से डिनोट करते हो। ऐसे जो पिरामिडिन होता है, क्या, जो पिरामिडिन होता है वो 3 टाइप का होता है, एक तो साइटोसिन होता है, एक यूरेसिल होता है, एक थाइमिन होता है। साइटोसिन को आप यू से डिनोट करते हो, यूरेसिल को आप यू से, और थाइमिन को आप टी से लिखते हो, ठीक है। अब देखो बेटा एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वही पढ़ेंगे अपन, आरएनए और डीएनए। आरएनए में क्या क्या पाया जाता है बेटा, आरएनए में तो ये दोनों में कॉमन पाए जाएंगे, एडेनिन ग्वानिन, ये किस में पाए जाएंगे, आरएनए में भी और डीएनए में भी। अब बात करते हैं पिरामिडिन। पिरामिडिन में जो साइटोसिन होता है ना, ये भी दोनों में पाया जाता है, आरएनए में और डीएनए में। लेकिन ये जो 2 नीचे वाले बच गए, इसमें से एक तो आरएनए में पाया जाता है, एक डीएनए में पाया जाता है। देखो बेटा ये जो यूरेसिल होता है ना, ये किस में पाया जाता है, आरएनए में। और ऐसे जो थाइमिन होता है ना बेटा, ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। तो देखो यहाँ पे आरएनए में क्या क्या हो गया, एक तो एयू द्विबंध से जुड़ता है, एक जीसी यानी कि साइटोसिन, ये कितने से जुड़ता है, 3 से। ऐसे बात करता हूँ डीएनए में, तो डीएनए में एक के यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है, थाइमिन होता है। मैंने बताया था यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, तो यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमिन होता है। ऐसे जी के सामने क्या होता है, सी। 3 बॉन्ड से दोनों में कॉमन हो गई है, तो ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बनाया क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। चूँकि अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देखो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनाता है, किससे मिलके बनता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
तो मैंने एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाई है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, सल्फर और फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट को मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे जोड़ रखा है, और इन दोनों को किससे जोड़ा है मैंने, शुगर से। देखो जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ता है, ऐसे ही जो फॉस्फेट होता है ना, पी से आप याद रखना 5 नंबर। तो जो फास्फोरस जो होता है वो शुगर के कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ता है बेटा, वो 5 नंबर के कार्बन से जुड़ता है। अब जो फास्फोरस 5 नंबर के कार्बन से जुड़ता है तो किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, वो फॉस्फेट फोस्फो एस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ता है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड से या फोस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन बेस जो बेस होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, 1 नंबर के कार्बन से, और कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कौन से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। देखो बेटा, जब न्यूक्लियोटाइड में कब कहेंगे अपन, जिसमें फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस ये तीनों प्रेजेंट हो, तब तो आप उसको बोलोगे न्यूक्लियोटाइड। और यदि मैं इसमें से क्या निकाल दूं, फॉस्फेट को अलग कर दूं, तो क्या बच गया, शुगर और नाइट्रोजन बेस। तब आप इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि नाइट्रोजन बेस और शुगर इसमें प्रेजेंट है ओनली, ठीक है। अब देखो, अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें टोटल 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ये आपके नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसको, कितने प्रकार के, टोटल 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो सारणी बनाई हुई है मैंने। प्यूरिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऐसे पिरामिडिन कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, ये होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन ये तो क्या होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, अपने को पता है। यहाँ पे देखो, ये क्या बनाया, अगर साइड होगा तो उसमें फॉस्फेट एब्सेंट होता है, क्या, फॉस्फोरस। और इसमें क्या होता है, शुगर, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तीनों होते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड में, और ये होता है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं, एडेनिन से क्या बनेगा, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये तो हो जाएगा आपका आरएनए में, ये हो जाएगा आपका डीएनए में। समझ में आ रहा है। ऐसे ही बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तब इसको क्या बन जाएगा, एडिनाइलेट, डीऑक्सी एडिनाइलेट। ऐसे ही ग्वानिन का क्या बनता है, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, यहाँ पे ग्वानिलेट, यहाँ डीऑक्सी ग्वानिलेट। ये आरएनए में, डीएनए में कितने हो गए, 4 हो गए टोटल। ऐसे ही देखो पिरामिडिन की बात करते हैं, साइटोसिल इसको बोलते हैं साइटिडीन, इसको बोलते हैं साइटिडीलेट। ऐसे डीऑक्सीसाइटिडीन इसको बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडीलेट, ये आरएनए में, ये डीएनए में। थाइमिन केवल किस में पाया जाता है, डीएनए में, अपने को पता है। और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। ये हो गया थाइमिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन, चूँकि ये इसमें पाया जाता है डीएनए में। ऐसे थाइमिडीलेट या डीऑक्सीथाइमिडलेट, ऐसे ये हो जाएगा यूरिडीन, ये हो जाएगा यूरिडाइलेट। तो ये टोटल 8 प्रकार के हैं, हो सके तो इनका नाम याद रखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप तो ऐसे याद रखना, केवल 8 प्रकार के पाए जाते हैं। यदि आप नाम याद करना चाहो तो एक बार कर लेना, आसान है। इसमें सीन लगना है, इसमें लेट लगना है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे देखो, अब अपन बात करते हैं, अपन ने इतना पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा। अब देखो बेटा, थोड़ा सा अपन एक साइड व्यू देखते हैं कि अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और कैसे क्या उसका होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये वाला, ठीक है। मैंने क्या ले ली, एक सेल ले ली। ये क्या है, एक सेल है। सेल आपको मैं फिलहाल एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपन उसी का अध्ययन करेंगे। प्लांट सेल भी ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। अपने को पता है कि सेल के अंदर एक संरचना होती है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, बीचों बीच एक, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी है ये, यूकैरियोटिक सेल है। तो उसमें न्यूक्लियस होगा, झिल्ली होगी न्यूक्लियस की। तो देखो बेटा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी सेल। अब देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर कुछ अपने को पता है धागेनुमा संरचना पाई जाती है, या फिर कहीं तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल के रूप में अपन समझते हैं। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस के अंदर मेरे को क्रोमोसोम मिल गए। मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा,
46 या फिर 23 जोड़े, ठीक है, ये होता है। तो मैंने एक क्रोमोसोम निकाल लिया इसमें से। अब इस एक क्रोमोसोम को मैं थोड़ा सा खोलूँगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये तार से मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर देखो ये मैं तार निकाल रहा हूँ या फिर रस्सी निकाल रहा हूँ। इस रस्सी का जब मैं डीपली से अध्ययन करूँगा तो कुछ मेरे को ऐसे ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे किसी भी बूंद के ऊपर या फिर मणिये के ऊपर ये धागा सा लिपटा हुआ सा अपने को ऐसे दिखेगा। ये जो मणिया सा आपको दिख रहा है ना, ये 4 टाइप का ऐसे बना हुआ है, जो ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टोन। और इसके चारों ओर जो लिपटा हुआ है ना, वो क्या है? डीएनए है बेटा। जिसके चारों ओर जो लिपटा हुआ ना, वो क्या है? डीएनए है। और जो ये जिसके ऊपर लिपटा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टोन। और इस पूरी संरचना को आप आगे देखना, उसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस धागे को। इस धागे को मैंने अलग करा, थोड़ा सा जूम करके देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और डीपली जाके देख रहा हूँ। तो देखो बेटा, इस धागे को आपने क्या कहा? डीएनए। अब देखो बेटा, डीएनए का एक पार्ट है यहाँ पे छोटा सा, उसको मैंने क्या कहा? जीन। क्या है ये? डीएनए का एक पार्ट है। अब जीन, इसको मैं क्या कहूँगा? जीन इसलिए कहूँगा क्योंकि बेटा ये आगे चल के या तो क्या बनाएगा? कोई एमआरएनए बनाएगा, या फिर प्रोटीन बनाएगा, या कोई भी काम करेगा, जैसे एंजाइम वगैरह बनाना, कुछ भी बनाना, इसका कुछ काम होगा, इसलिए मैं इसको जीन कहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा डीएनए है जो कोई काम का नहीं है, तो उसको मैं फिर जीन नहीं बोल सकता। जीन का कुछ काम होता है, कोडिंग होती है उसके ऊपर, या फिर कोड प्रेजेंट होते हैं किसी चीज़ को कोडिंग करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ, देखो आगे। अब जब मैं इस डीएनए को थोड़ा सा और जूम करके देखता हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसी सी संरचना देखने को मिलते हैं जैसा आप इसमें देख रहे हो। अभी अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या थे बेटा? एक तो था फॉस्फेट, एक था शुगर, एक थी नाइट्रोजन बेस। देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, ये हो गई आपकी शुगर, और ये जो गोला आपको दिख रहा है ये हो गया आपका फॉस्फेट। देखो यहाँ पे आगे तो देखो मैंने यहाँ से ये संरचना को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। क्या? यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करेंगे अपन। जैसे अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? ये आपको क्या दिख रही है? शुगर से क्या जुड़ा हुआ है? ये आपका फॉस्फेट। और शुगर कितने नंबर से जुड़ा है? 5 नंबर से। ऐसे शुगर से क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस। ऐसे इस साइड भी क्या होगी? एक शुगर होगी, एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक फॉस्फेट होगा। इसको मैं क्या कहूँगा? एक न्यूक्लियोटाइड। और इसको क्या कहूँगा मैं? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखो ये ऐसी ऐसी संरचना आपको कुछ ये दिख रही है, इसी को मैंने फिर जूम करके यहाँ पे बनाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये होगी शुगर के 5 नंबर से जुड़ा है आपका फॉस्फोरस। ऐसे ही 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। अब इस न्यूक्लियोटाइड का और इस न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए 80 होगा तो 2 बंद से, और GC होगा तो वो फिर 3 बंद से। जैसे यहाँ पे 2 बंद है, यहाँ पे भी 2 बंद है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये शुगर हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गया, ये फास्फेट हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे ही ये वाली संरचना को अपन यहाँ पे जूम किया, आगे देखना समझ में आ जाएगा, यहाँ पे समझना। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है एक टॉपिक है छोटा सा, उसमें थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। देखो, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की आणविक संरचना। डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से किसने किया? विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, किसकी सहायता से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से। देखो बेटा, ये जो अध्ययन इन्होंने किया था, किसने? विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। इसके आधार पर, इस अध्ययन के आधार पर 1935 में वॉटसन और क्रिक ने, इस अध्ययन के आधार पर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, इसको ऐसे बोल सकते हो आप। देखिए एक नोट लिखा है मैंने। इस मॉडल के लिए वॉटसन, क्रिक, यानी कि ये दोनों तो आ गए, वॉटसन भी आ गए, क्रिक आ गया, और एक आ गया विल्किंसन, यहाँ वाला विल्किंसन। इन तीनों को क्या मिला था बेटा? 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इस मॉडल के लिए। कौन से मॉडल के लिए? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। याद रखना ये डाटा थोड़ा सा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, अभी जो अपन ने पढ़ा था डबल हेलिक्स मॉडल, ये वही है।
जैसे अभी अपन ने वहाँ पे जब सेल में से डीएनए को सेपरेट किया था तो कुछ ऐसा सा अपने को देखने को मिल रहा था। अभी मैं उसका एक हेलिक्स का अध्ययन करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके ऐसे, तो अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एक तो क्या होती है, शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और ये हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। ऐसे ये शुगर हो गई, ये हो गया नाइट्रोजन बेस हो गया, और ये हो गया फास्फेट। मैंने कहा था प्यूरिन जो होती है उसमें 2 वलय पाई जाती हैं, और ऐसे जो पिरिमिडिन होती है उसमें 1 वलय पाई जाती है। तो ये प्यूरिन हो गया, ये पिरिमिडिन हो गया। यानी कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडिन होता है। याद रखना, प्यूरिन के सामने कभी भी प्यूरिन नहीं होता, उसके अपोजिट ही होगा। प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन होगा, पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन होगा। याद रखना इससे। जो फॉस्फेट होता है वो 5 नंबर के कार्बन से जुड़ता है, और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर के 1 नंबर के कार्बन से जुड़ता है। ठीक है ना। फॉस्फेट के यहाँ पे देखो, फॉस्फेट शुगर से कौन से बंध से जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ऐसे जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है ना। देखो, अब जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं वो आपस में किसके बंध से द्वारा जुड़े होते हैं, एच बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है। एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है ये, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए जो डीएनए का जो व्यास भी बोलते हैं इसको, वो फिक्स होता है। इधर देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक कुंडलन हो गया। इसको बोलते हो आप एक हेलिक्स लें, एक हेलिक्स बोलते हो उसकी। और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें टोटल कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, टोटल 10 पाए जाते हैं बेटा। तो ये 10 हो गए, 10 में कितने हो गए, 3.4 नैनोमीटर। तो देखो ये कितनी लेंथ हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में टोटल कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 10। तो मैं आपसे क्या ये कह सकता हूँ कि देखो 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर होते हैं, 10। तो बताओ 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप इसमें भाग दे दीजिए तो कितनी आ जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में पूछो तो 0.34 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इससे आपको डीएनए की लेंथ निकालने में सहायता मिलेगी, याद रखना आगे। तो अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। पहले बता देता हूँ, नोट्स इसके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी नीट वगैरह की, जो भी मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज से अपन कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो, अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो भी छोटी मोटी मेहनत नहीं, सबसे हार्ड मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय।